नमस्ते, सौरभ नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज बात एक ट्वीट की जिसे सेना के मनोबल पर चोट बताया जा रहा है। आज लल्लन टॉप शो में बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट के बारे में जिसने देश में नया विवाद खड़ा कर दिया है। शुरू से शुरू करते हैं। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना हर साल इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है क्योंकि 1947 में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी सेना से बचाने के मिशन में भेजे गए भारतीय सैनिकों का विमान 27 अक्टूबर 1947 को ही श्रीनगर में लैंड हुआ था। इसके बाद भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने एक बड़े सैन्य अभियान को अंजाम दिया था जिसने युद्ध की दिशा बदल दी थी और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था। इस साल 75वें इन्फेंट्री डे के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में थे। यहाँ उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पीओके में पाकिस्तान लोगों पर अत्याचार कर रहा है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने कश्मीर का विकास कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम गिलगित बाल्टिस्तान तक नहीं पहुँच जाते हैं। इसके अलावा बीते 3 नवंबर को हिमाचल की एक चुनावी रैली में जब भीड़ की ओर से पीओके चाहिए की गूंज उठी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से धैर्य रखने की बात कही थी। इसके बाद आती है तारीख 22 नवंबर। इस दिन जब भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो कहा वो सुन लीजिए। Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 1994 रेजोल्यूशन का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सेना किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार है। जैसे सरकार का निर्देश होगा उसी हिसाब से काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देश को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि सीमा पर शांति बनी रहे। पीओके पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान को एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट किया, जिसे रिट्वीट करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने लिखा, गलवान सेज हाय। और यहीं से सारे विवाद की शुरुआत हुई। ट्वीट से जाहिर होता है कि ऋचा देश को गलवान में हुई घटना की याद दिला रही हैं। उनके इस ट्वीट पर लोगों ने जमकर गुस्सा निकाला क्योंकि जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। सोशल मीडिया पर ऋचा चड्ढा के खिलाफ गलवान में शहीद हुए जवानों का मजाक बनाने का आरोप लगने लगा। सुनिए इस मसले पर रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है। मैं इनको तो फिल्म एक्ट्रेस जो हैं इनको तो मैं जानता नहीं, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी के मामले में इस तरह के कमेंट करना अच्छा नहीं होता। ये इससे इन लोगों को बचना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब उन्हीं ने कहा है कि वो पूरी तरह से सेना तैयार है तो कुछ सोच समझ के कहा गया होगा। इसके कुछ मतलब रहे होंगे। एक मैसेज उन्हीं ने दिया था पाकिस्तान को। अब ये हाय कह देने से मैं समझता हूँ कि काफ़ी क्षति पहुँची है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो क्षेत्र है पूरा बहुत सेंसिटिव है और वहाँ पे कई बड़ी संख्या में भारतीय सेना के फौजी वहाँ पे डिप्लॉयड हैं और इस तरह के कमेंट आ जाने से उनके मॉरल पे असर पड़ने लगता है। वो डिमोरलाइज होने लगते हैं। उनको लगता है कि नीचे आम जनता उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। और इस सीज़न के में जिस तरह से वहाँ पे इस वक्त जो टेम्परेचर है बहुत ही लो हो जाता है और लॉन्चेस के भी डर रहते हैं, उसमें वो अपनी जान जोखम करके भारत को डिफेंड करते रहते हैं, भारत की टेरिटरी के लिए। मैं समझता हूँ कि इस तरह के मजाक अच्छे नहीं होते। इन सब चीज़ों से बचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात ये कि नेशनल सिक्योरिटी के जो इशू हैं उनको अगर पॉलिटिसाइज न किया जाए तो मामला आगे बढ़ा तो ऋचा चड्ढा के खिलाफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। सुनिए। वैसे सबको अपने अपने क्षेत्र पर ही कमेंट करना चाहिए, दूसरे को कमेंट नहीं करना। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर इतनी मानसिकता मैंने स्पष्ट कर दी। देश में 2 प्रकार की मानसिकता है। मेजॉरिटी मानसिकता उसके साथ है जो कि राष्ट्र के साथ खड़ी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रवाद को आहत करने या उस पर आघात करने वाले हर विचार और व्यवहार के साथ खड़े।
गलवान में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजनों की भी ऋचा चड्ढा के बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है। इसे भी सुन लीजिए। ऋचा चड्ढा का नाम तो मैं अपने हिसाब से पहली बार सुना कि उन्होंने एक भारतीय होने के नाते और इस तरह का जो उन्होंने टिप्पणी दी है अपने भारतीय सैनिकों पे, जिन्होंने क्या है कि अपने जान की बाजी लगा के जो देश की रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा यही उनसे सवाल होगा कि आज उन्होंने गलवान का नाम लिया, लेकिन वो इतने गलवान का वाकया हुए कम से कम 2 साल हो गए। क्या कभी इस दौरान वो जो परिवार, जो शहीद के परिवार थे, कभी उनके बारे में उनकी जानकारी कभी ली, और जो आज इस तरह से वो बयान दे रही हैं? बॉलीवुड एक्ट्रेस अक्षय कुमार ने भी ऋचा चड्ढा के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, ये देखकर दुख हुआ, हमें अपने सशस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, वो हैं तो हम हैं। सेना पर दिए गए बयान को लेकर ऋचा चड्ढा के खिलाफ मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस से तो फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने मुंबई पुलिस से ऋचा चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद ऋचा चड्ढा ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया और माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा, ट्वीट से मेरा उद्देश्य सेना का अपमान करना नहीं था, मेरे 3 शब्दों को विवाद में घसीटा गया, अगर किसी को भी बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे नाना जी खुद फौज में थे और लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर थे। भारत चीन युद्ध में उनके पैर में गोली भी लगी थी। मेरे मामा जी भी पैरा ट्रूपर थे। ये तो हो गई ट्वीट पर बात, उसके विवाद पर बात। अब ये भी समझ लेते हैं कि पीओके की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार की क्या तैयारी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अब पीओके का जो वर्तमान स्थिति जो है अभी वो तनाव का है। वहाँ पे राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है बहुत सालों से बिगड़ चुकी है, क्योंकि लोकल एरियाज़ में पीओके में लोगों का काफ़ी गुस्सा है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। लेकिन वो गुस्सा जो है, वो जो तनाव जो है, वो बहुत सालों से चल रहा है। और अभी स्पेसिफिकली कुछ नया तो हुआ नहीं है, लेकिन जो अभी जो हेडलाइंस में पीओके सामने आया है, एक आर्मी के जो नॉर्दर्न आर्मी कमांड के जो जनरल हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वो कि फ़ौज बिल्कुल तैयार है पीओके को रीटेक करने के लिए। ये एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, क्योंकि ये हर साल ये सवाल उठता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और सेना का एक स्टैंडर्ड जवाब है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है और अगर कोई पॉलिटिकल डायरेक्टिव या निर्देश आता है तो हम बिल्कुल रीटेक कर सकते हैं। मिशन पीओके का सारे प्लान्स ऑलरेडी हैं, तैयारी जो हैं वो ऑलरेडी हैं फ़ौज में, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन उस संदर्भ में देखना चाहिए, क्योंकि 1994 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, राजनीतिक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास हुआ था इंडिया में, कि जो कुछ भी होता है पीओके को रीटेक करना एक राष्ट्रीय मकसद होगा। ऐसा एक डॉक्यूमेंट बन गया था, एक रेजोल्यूशन बन गया था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है पीओके में, कोई स्पेसिफिकली कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं हुआ है कि एक सिचुएशन बन गया है कि मिशन पीओके एक रियलिटी बन सके। ये सिर्फ एक एनुअली एक बोला जाता है फौज में, और उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान के क्या मायने हैं, क्या इस तरह के बयान पहले भी आते रहे हैं, वो भी समझ लीजिए। देखिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो नॉर्दर्न कमांड के चीफ हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के का बयान है, काफ़ी अन्य आर्मी के अधिकारी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये स्टेटमेंट सामने आया है बहुत सालों से। जैसे मैंने बताया कि हर साल मेरा मानना है कि एटलीस्ट एक बार ये पीओके के ऊपर एक चर्चा होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और काफ़ी हेडलाइंस बन जाते हैं उसके ऊपर। और मेरा सबमिशन ये है कि जब एक पत्रकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज या सेना अधिकारी किसी से भी पूछता है कि क्या हमारे फौज में एक क्षमता है पीओके पर हमला करना और उसको रीटेक करना, क्या ये है, तो जो जवाब आता है वो एक ही जवाब आ सकता है। आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई कमान अधिकारी या कोई फौज में कोई लीडर जो है वो कभी नहीं बताएगा कि हम नहीं कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स बहुत सालों से है कि देखो, एक रेजोल्यूशन है
और हम एक प्रोफेशनल फौज है, हमारे पास क्षमताएं हैं, हमारे पास हथियार हैं, हमारे पास प्लान्स हैं, हमारे पास सारे जो स्ट्रेटेजिक विजन है पीओके को रीटेक करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास इनबिल्ट है। तो अगर कोई डायरेक्टिव आएगा पॉलिटिकली तो हम कर सकते हैं, और अगर आप सोचेंगे तो इसके अलावा और कोई जवाब हो नहीं सकता। इसलिए ये हेडलाइन बार बार बनता है कि मिशन पीओके होगा अब, और सेना ने ये बताया, लेकिन सच्चाई ये है कि सेना का ये एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है एज फार एज पीओके इज कंसर्न। 2020 की हिंसक झड़प के बाद अभी गलवान की क्या स्थिति है वो भी जान लेते हैं। देखिए, गलवान एक फ्रिक्शन पॉइंट है ईस्टर्न लद्दाख में। जून 2020 में एक हिंसक झड़प हुई थी। 20 लोग इंडियन आर्मी में शहीद हो गए थे। चाइनीज साइड में उनका कहना था कि सिर्फ 4 लोग लॉस्ट देयर लाइव्स इन दैट ऑपरेशन, लेकिन एक्चुअल सच्चाई है कि नंबर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसको साइड पे रखते हुए ये बोलना पड़ेगा कि अभी जो स्थिति है ईस्टर्न लद्दाख में, गलवान में जो स्टैंड ऑफ सिचुएशन था, जो वायलेंस हुआ था, वो तो ख़त्म हो गया था, उसी रात ख़त्म हो गया था, क्योंकि एक बफर जोन बन गया था। जहाँ पे लड़ाई हुई थी वहाँ एक बफर जोन बन गया था। और बाकी सारे जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जैसे कि पैंगोंग लेक के सामने या हॉट स्प्रिंग्स के सामने, ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स पे वहाँ पर भी छोटा छोटा पुल बैक सैनिकों के पुल बैक्स हुए हैं। वहाँ पे भी ये बफर जोन्स बन चुके हैं। तो अभी जो 2021 में जो काफ़ी तनाव हुआ था, पैंगोंग नॉर्थ और साउथ में काफ़ी तनाव हुआ था, जिसमें चीन के सैनिक और भारतीय सैनिक काफ़ी नज़दीक थे, टैंक्स के इस्तेमाल हुए थे, काफ़ी डिप्लॉयमेंट हुआ था आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी का। तो वो एक युद्ध टाइप का सिचुएशन जो बन गया था उस टाइम पे, वो काफ़ी काम हो गया है। अभी एक स्टेटस क्वो का सिचुएशन बन गया है। लेकिन ये जो ओवरऑल जो फेस ऑफ है ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच में, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि चाइना जो है बहुत बड़ी संख्या में अभी भी तैनात हैं ईस्टर्न लद्दाख में। उनके साइड पर वो काफ़ी अकोमोडेशंस, बिल्डिंग्स, एस्टैब्लिशमेंट्स, परमानेंट लोकेशंस वो बना रहे हैं। वो स्टेटस क्वो को बदलने के लिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो जो लार्जर जो स्टैंड ऑफ है गलवान और ईस्टर्न लद्दाख में, वो इट इज़ फार फ्रॉम ओवर, वो ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। तो ये थी बड़ी खबर। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। मामले में 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। जस्टिस KM जोसेफ के नेतृत्व वाली बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस CT रविकुमार शामिल हैं। कल सुनवाई के दौरान बेंच ने हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए अरुण गोयल की शिकायत, उनकी नियुक्ति से संबंधित शिकायत की फाइल मांगी थी। आज सुनवाई में बेंच ने तेजी से जांच पूरी कर आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। आज की सुनवाई में जो हुआ वो सब हम बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि संविधान चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर क्या कहता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। आखिर अरुण गोयल कौन है जिनकी नियुक्ति पर इतना बवाल मचा है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के गठन, उसकी शक्तियों और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में बताता है। एक एक करके इसे समझते हैं। अनुच्छेद 324(1) बताता है कि चुनाव आयोग का काम क्या है। संविधान के अनुच्छेद 324(1) के मुताबिक इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। यानी संसद और विधानमंडल के साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने और चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होगी। ये तो हो गया निर्वाचन आयोग का काम, लेकिन ये काम कराने के लिए किन लोगों की नियुक्ति होगी, ये अनुच्छेद 324(2) में बताया गया है। अनुच्छेद 324(2) के मुताबिक निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने
अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करें, मिलकर बनेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि संविधान लागू हुए 72 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक संसद ने ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाया है जिसका जिक्र अनुच्छेद 324(2) में किया गया है। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं है। ये तो हो गई संविधान की बात, लेकिन अब उस प्रक्रिया को समझते हैं जिसके तहत अब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती आई है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं, जबकि अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। शुरुआत में निर्वाचन आयोग में केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होते थे। 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, लेकिन इनका कार्यकाल बहुत कम था, जो 1 जनवरी 1990 तक ही चला। बाद में 1 अक्टूबर 1993 को एक बार फिर 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। तब से यही पैटर्न चला आ रहा है। इसमें निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत 3 सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है और उनका कार्यकाल क्या होता है, इस प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की आयु जो भी पहले हो तक होता है। निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर होता है। निर्वाचन आयुक्तों की सैलरी और अन्य लाभ भी उसी हिसाब से मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल संसद द्वारा महाभियोग के प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। हालांकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ये तो हो गई नियुक्ति प्रक्रिया की बात। अब बात सुप्रीम कोर्ट में हुई आज की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण पेश हुए। एडवोकेट शंकर नारायण ने चुनाव आयुक्त के 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा न कर पाने का मुद्दा उठाया। न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक उन्होंने कहा, जब संविधान कहता है तो आप किसी के कार्यकाल को 6 साल से कम कैसे कर सकते हैं। चुनाव आयोग अब नौकरशाहों का कैडर बन चुका है। वरिष्ठता के आधार पर लोगों को नियुक्त किया जाता है। कानून पूरी तरह से अलग है। संसद ने कहा है कि आपको 6 साल के कार्यकाल को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, लेकिन आपने 6 महीने के लिए एक आदमी को रखा। हमें नहीं लगता कि यह संस्था स्वतंत्र रह सकती है या सुरक्षित रह सकती है। इसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति में पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे मनमानी ना हो। कोई कानून नहीं है, अदालत को इस खालीपन को भरने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा, इस तरह का कोई भी रास्ता तब तक नहीं अपनाया जा सकता है जब तक कि कोई ट्रिगर पॉइंट ना हो। अरुण गोयल वाली नियुक्ति में कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है। नियुक्ति की एक प्रक्रिया है, एक परंपरा है और उसे यहां भी इस्तेमाल किया गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस रॉय ने शंकर नारायणन से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति 65 साल की उम्र के बाद भी 6 वर्ष की अवधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यकाल जारी रख सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस रॉय ने शंकर नारायणन से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति 65 साल की उम्र के बाद भी 6 वर्ष की अवधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यकाल जारी रख सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि डीओपीटी द्वारा बनाए गए डेटाबेस के अनुसार युवा बैच के लोग हैं जिन्हें नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जिन 4 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया था उनमें से भी सरकार ने ऐसे लोगों के नाम चुने जिन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में 6 साल भी नहीं मिलेंगे। आपको उन लोगों को चुनने की आवश्यकता है जिन्हें ईसी के रूप में 6 साल मिलना चाहिए। सुनवाई के बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और साथ ही सभी पक्षों से 5 दिनों के भीतर 6 पेज तक का एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने के लिए कहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे और उनकी नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके बारे में हमने आपको 23 नवंबर की दी लल्लन टॉप शो में बताया भी था।
दूसरी सुर्खी राजस्थान कांग्रेस से आई है। दर्शकों को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव और उस दौरान राजस्थान कांग्रेस में हुई गुटबाजी याद होगी। हम इस मुद्दे की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इस प्रकरण के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तल्खियां आई वो कम होने का नाम नहीं ले रही। दोनों से एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, ये सबको पता है, लेकिन अब ये बयानबाजी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर कहा, एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। एक ऐसा शख्स जिसके पास 10 विधायक भी नहीं है, ऐसा शख्स जिसने विद्रोह किया, उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, वो गद्दार हैं। ये संभवतः हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा। गहलोत ने उस बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ होने का भी दावा किया। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि गहलोत ने जिस बगावत का जिक्र किया वो मामला साल 2020 का है। तब पायलट ने 15 से ज़्यादा विधायकों का साथ लेकर बगावत कर दी थी। इन विधायकों के साथ वो मानेसर के एक रिजॉर्ट में आ गए थे। इसके बाद गहलोत ने 100 से ज़्यादा विधायकों को जुटाकर अपनी ताकत दिखा दी थी। फिलहाल अब सवाल यह है कि गहलोत की इस टिप्पणी पर सचिन पायलट क्या जवाब देंगे। बुलेटिन की तैयारी तक पायलट का इस मुद्दे पर कोई रिएक्शन नहीं आया था। पायलट और गहलोत के बीच मनमुटाव कल यानी 23 नवंबर को भी देखने को मिला। कल जयपुर में कांग्रेस नेताओं की मीटिंग हुई। ये बैठक राजस्थान में पहुंचने वाली भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई थी। इस बैठक में पायलट और गहलोत दोनों मौजूद थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से आए अपडेट पर भी बात कर लेते हैं। इस यात्रा के तहत राहुल गांधी फिलवक्त मध्य प्रदेश में हैं। आज सचिन पायलट और प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। प्रियंका पहली बार इस यात्रा में शामिल हुई हैं। तीसरी सुर्खी दिल्ली की जामा मस्जिद से आई। आज सुबह से जामा मस्जिद के बाहर लगे एक छोटे से बोर्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बोर्ड पर लिखा है, जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है, दफ्तर जामा मस्जिद दिल्ली। बोर्ड पर उर्दू और हिंदी की 2 भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है और आखिर में एक ईमेल भी लिखा हुआ है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो जामा मस्जिद की तरफ से सफाई भी आई। मस्जिद के पियारो सबीउल्लाह खान ने जो कहा उसे सुन लीजिए। महिलाओं पे रोक नहीं लगाई गई है। जो अकेली लड़कियां यहाँ आती हैं, लड़कों को टाइम देती हैं, यहाँ आके गलत हरकतें होती हैं, वीडियोस बनाई जाती है, सिर्फ उस चीज़ को रोकने के लिए इस पे पाबंदी लगाई गई है। अगर आप अभी चारों तरफ देखें तो यहाँ महिलाएं मौजूद हैं। आप फैमिलीज के साथ आए, कोई पाबंदी नहीं है। मैरिड कपल आए, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन किसी को टाइम दे के यहाँ आना, इसको मीटिंग पॉइंट बना लेना, पार्क समझ लेना, टिकटॉक वीडियो बनाना, डांस करना, ये किसी भी धर्म स्थल के लिए मुनासिब नहीं है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो। मस्जिद प्रशासन के इस फैसले को लेकर दिल्ली महिला आयोग की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने जामा मस्जिद के शाही इमाम को नोटिस भेजा है। ये शर्मनाक है और सीधे सीधे एक गैर संवैधानिक हरकत है। इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं है, ये देश ईरान है कि महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है, उतना ही हक एक महिला का भी इबादत करने का है। कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है। इस तालिबानी हरकत के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम को हमने नोटिस इशू करा है। ये जो बैन इन्होंने कल लगाया है, इसको हर हाल में हटवा के रहेंगे। मस्जिद प्रशासन ये कह रहा है कि अकेली लड़कियां यहां आकर लड़कों को टाइम देती हैं, गलत हरकतें होती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या लड़कियां ही लड़कों को टाइम देती हैं? जब लड़का और लड़की कहीं मुलाकात करते हैं तो जितना समय लड़की देती है उतना ही समय लड़का भी देता है। बात अगर गलत हरकतें और वीडियो बनाने की है तो ये दोनों काम तो लड़के भी कर सकते हैं। फिर अकेले लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहराना कहाँ तक सही है? टिकटॉक अब भारत में बैन है और जब बैन नहीं था तब भी मस्जिद प्रशासन ने एक बोर्ड लगाया था। इस पर लिखा था कि जामा मस्जिद में टिकटॉक बनाना सख्त मना है। बोर्ड पर कहीं भी लड़के या लड़की का या इस शब्द का जिक्र नहीं था। फिर अचानक मस्जिद प्रशासन को ऐसा क्यों लगा कि सिर्फ लड़कियां ही टिकटॉक वीडियो बनाती हैं? मामला यहाँ सिर्फ धार्मिक स्थल में प्रवेश के साथ साथ आधी आबादी को उनके हक का भी है। किसी भी धर्म का कोई भी धर्मस्थल हो, इस तरह से अकेले लड़कियों या लड़कियों की प्रतिबंध लगाना सही नहीं है। हाँ, ये जरूर है, अगर कोई धार्मिक स्थल पर कोई भी गलत कार्य करता है तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। मामले में लेटेस्ट अपडेट है, जामा मस्जिद कमेटी ने
माना है कि बोर्ड में गलत छपा है। कमेटी के महासचिव मोहम्मद सलमान का कहना है कि वो इस बारे में शाही इमाम से बात करेंगे और इसे सही करेंगे। अब आखिर में बात गुजरात चुनाव की। गुजरात में इन दिनों एक सीसीटीवी की चर्चा जोरों पर है। सूरत के महीधरपुरा इलाके में 22 नवंबर की रात को चुनाव आयोग की टीम ने इनोवा कार से 75 लाख रुपए बरामद किए थे। जिस जगह से लाखों रुपए पकड़े गए थे, अब उस जगह का सीसीटीवी सामने आया है। दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में कांग्रेस नेता बीएम संदीप भागते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो जब महाराष्ट्र के नंबर वाली इनोवा कार की तलाशी ली जा रही थी तो उसमें ड्राइवर फैज़ अहमद समेत कुल 3 लोग मौजूद थे। बाकी 2 लोगों में बीएम संदीप और राजस्थान यूथ कांग्रेस नेता उदय गुर्जर का नाम शामिल है। आरोप है कि इस दौरान बीएम संदीप भागने में सफल रहे थे। इसके अलावा आरोप ये भी है कि भागने से पहले संदीप की पुलिस से झड़प हुई थी और सीसीटीवी वीडियो में भी ऐसा देखा जा सकता है। घटना पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक का कहना है कि अगर आधिकारिक तौर पर कोई शिकायत होगी तो कांग्रेस इस पर खुलकर अपना पक्ष रखेगी। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस का भ्रष्टाचार बता रही है। बात गुजरात की हो रही है तो लल्लन टॉप की गुजरात चुनाव कवरेज भी आपको देखनी चाहिए। आज लल्लन टॉप की टीम हीरा पहुंची गुजरात के भरूच। यहाँ टीम के साथी रणवीर और जेरी से बिहार से आए प्रवासियों ने बात की और चुनाव को लेकर अपनी राय रखी। सुनिए क्या कहा उन लोगों ने। मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? तो चल रहा है, मोदी जी तो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक दम है मोदी जी के लड़ रहा है बस। राहुल जी अभी तो फेले हैं ना भाई। राहुल जी कहाँ है? कहाँ है? वो तो इलेक्शन में आएगा जब ही होगा ना। हाँ, राहुल जी तो अभी फेल ही है भाई। फेल है तो फिर अभी राहुल जी के कहाँ कुछ सकता। राहुल जी तो भारत जोड़ रहे हैं। अरे भारत जोड़ रहा है, कह रहा है, लेकिन जुट नहीं रहा है ना भाई। हाँ, टूट गया है। हाँ, कैसे टूटा? अब वो तो राहुल जी को खबर है कौन सी गलती किया, कहाँ गलती हुई, उसके लिए वो टूटा। अच्छा, केजरीवाल तो अभी गुजरात में है ही नहीं भाई। मैं तो गुजरात में रहता हूँ, मेरा तो गुजरात में तो अभी उनका कुछ सत्ता है। ये कह रहे हैं कि राहुल जी तो एकदम मतलब आउट है, भारत नहीं जोड़ पा रहे हैं। यहाँ पे ईश्वर भाई जीतने वाले हैं, बीजेपी का ही सरकार आने वाला है, कुछ भी कीजिए। अरे हम वैसे पूछ रहे हैं राहुल जी के बारे में। राहुल का कुछ नहीं, यहाँ तो दिखने वाले नहीं है। वो नया है, उनका कोई काम ही नहीं है। मोदी जी इनफ है, मोदी जी जैसा कोई नेता ही नहीं है। कवरेज के साथ हमारे इंटरव्यूज की लल्लन टॉप सीरीज जमघट भी शुरू हो गई है। लल्लन टॉप ऐप और यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इस सीरीज के इंटरव्यूज को दे सकते हैं, जिसमें दिग्गज नेताओं के जैसे शंकर सिंह वाघेला, जिग्नेश मेवानी के इंटरव्यूज रिलीज हो चुके हैं। इसके अलावा आप ऐप की लाइव क्विज खेलकर इनाम भी जीत सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे क्विज लाइव होगी। क्विज खेलकर आप इनाम भी जीत सकते हैं। हर दिन टॉप 50 विजेता चुने जाएंगे, जिन्हें तुरंत 100 रुपए का इनाम भेजा जाएगा। तो फौरन डाउनलोड करिए लल्लन टॉप ऐप। आज के शो में इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।